हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अध्यक्ष स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है तमिलनाडु सर्किल में जो GDS टू MTS एग्ज़ाम हुआ था 2020 में। आज उसके सॉल्यूशन को जानेंगे। और MTS एग्ज़ाम 2020 तमिलनाडु सर्किल का ये पेपर है, लेकिन जो लोग 2021 में MTS का या PA या पोस्टमैन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो जानते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि डाक विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। तो डाक विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है डायरेक्टर जनरल, DG पोस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। प्रश्न पूछा जाए कि पोस्टल डिपार्टमेंट का या डाक विभाग का प्रमुख कौन होता है, तो उसका आंसर होगा सेक्रेटरी पोस्ट, यानी कि सचिव डाक विभाग। दोनों प्रश्नों में छोटा सा ही अंतर है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि डाक विभाग का प्रमुख कौन है, तो उस प्रश्न का आंसर होगा सचिव डाक विभाग, यानी कि सेक्रेटरी डाक विभाग। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि डाक विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है डायरेक्टर जनरल, यानी कि महानिदेशक डाक विभाग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि डाक विभाग को डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए कितने सर्कल्स में बांटा गया है, यानी कि पूरे इंडिया को डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए कितने सर्कलों में बांटा गया है। या प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं पूरे इंडिया में। तो उसका आंसर होगा 23 सर्कल्स पूरे इंडिया में है। और एक बेस सर्किल भी है, जिसे बेस परिमंडल भी कहते हैं, जो कि आर्मी पोस्टल सर्विस से रिलेटेड होता है, APS से संबंधित होता है। लेकिन प्रश्न पूछा जाएगा पोस्टल सर्कल्स के बारे में, तो आंसर होगा 23। और इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि डाकघरों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो डाक विभाग को या पोस्ट ऑफिस को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है हेड ऑफिस, दूसरा है सब ऑफिस और तीसरा है ब्रांच ऑफिस। हेड ऑफिस के हेड को कहते हैं हेड पोस्ट मास्टर, सब ऑफिस के इंचार्ज ऑफिसर होते हैं सब पोस्ट मास्टर, ब्रांच ऑफिस के इंचार्ज ऑफिसर होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। डाक विभाग को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि नाइट पोस्ट ऑफिस कौन सी पोस्ट ऑफिस होती है। तो नाइट पोस्ट ऑफिस वो डाकघर होते हैं, या रात्रिकालीन डाकघर वो डाकघर होते हैं जिनमें संडे को और राष्ट्रीय छुट्टियों के साथ साथ डाक विभाग की छुट्टियों के दिन भी काम किया जाता है, यानी कि वर्किंग डे के अलावा संडे को, राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन और डाक विभाग की छुट्टियों के दिन भी कार्य किया जाता है। ऐसे पोस्ट ऑफिस को नाइट पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि डाक विभाग के जो एक्शन डिपार्टमेंटल एजेंट्स होते हैं, जिन्हें GDS कहते हैं, उनके अंडर में जो ऑफिस आती है वो मैक्सिमम कितने समय के लिए खोली जाती है। बेसिकली प्रश्न ये है कि ब्रांच ऑफिस को या ब्रांच पोस्ट ऑफिस को, शाखा डाकघरों को मैक्सिमम कितने समय के लिए खोला जाता है। तो मैक्सिमम 5 घंटे के लिए खोला जा सकता है और मिनिमम 4 घंटे के लिए खोला जाता है। तो इस प्रश्न में पूछा गया मैक्सिमम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। वहीं अगर मिनिमम पूछा जाता तो आंसर होगा उसका 4 घंटे। और इस प्रश्न के लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि The limit up to a single money order can be issued in post office is in rupees। बेसिकली ये है कि एक मनी ऑर्डर को अधिकतम कितने रुपए का बुक किया जा सकता है, यानी कि एक मनी ऑर्डर के रूप में
मैक्सिमम कितने रुपए को सेंड किया जा सकता है। तो एक सिंगल मनी ऑर्डर मैक्सिमम 5,000 रुपये का इशू किया जा सकता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मनी ऑर्डर भेजने वाले को कहते हैं रेमिटर। और एक शब्द और यूज होता है मनी ऑर्डर के संबंध में, वो है पेई। पेई का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसको मनी ऑर्डर का पैसा मिलने वाला है, यानी कि पाने वाले को कहते हैं पेई। और जिसके द्वारा मनी ऑर्डर भेजा जाता है उसे कहते हैं रेमिटर। भेजने वाले को रेमिटर कहते हैं और मनी ऑर्डर जिसको मिलना होता है उसे पेई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जिसे शॉर्ट में PLI या डाक जीवन बीमा भी कहते हैं, की शुरुआत कब हुई। तो डाक जीवन बीमा की शुरुआत 1 फरवरी 1984 में हुई। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। PLI के तहत 6 प्रकार की पॉलिसियां दी जाती हैं और सामान्यतः PLI मिनिमम 20,000 रुपये की दी जाती है और मैक्सिमम इसे 50 लाख रुपए तक की किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति PLI के तहत इंश्योरेंस लेना चाहता है तो मिनिमम 20,000 रुपये से वो इंश्योरेंस ले सकते हैं और मैक्सिमम की सीमा है 50 लाख रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि जो रूरल PLI है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, जिसे शॉर्ट में RPLI कहते हैं, वो किस समिति की सिफारिश के आधार पर अस्तित्व में आई। तो रूरल PLI यानी कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस RPLI को मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशों पर लाया गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। RPLI मिनिमम 10,000 रुपये से ली जा सकती है और मैक्सिमम की सीमा है 10 लाख रुपए। और इस प्रश्न के लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है अ हेड पोस्ट ऑफिस इज, जो एक हेड पोस्ट ऑफिस होती है, मुख्य पोस्ट ऑफिस होती है, या जिसे कहते हैं प्रधान डाकघर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि उसकी परिभाषा में कौन कौन आता है। तो एक हेड पोस्ट ऑफिस की परिभाषा में हेड पोस्ट ऑफिस के अलावा सब ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस आती है। यानी कि हेड ऑफिस खुद वो ऑफिस जिसे हेड ऑफिस के रूप में नामित किया गया है, चिन्हित किया गया है, प्लस उसके अंडर में जितनी भी सब ऑफिसेज हैं और ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज हैं, इन तीनों के समूह को कहते हैं हेड पोस्ट ऑफिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेन ऑफिस विद एसओज एंड बीओज। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस इज इन चार्ज ऑफ ए, यानी कि जो अधीक्षक डाकघर होते हैं वो किस ऑफिस के इंचार्ज होते हैं। तो अधीक्षक डाकघर पोस्टल डिवीजन के हेड होते हैं और सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS अगर पूछा जाता तो वो RMS के डिवीजन के हेड होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोस्टल डिवीजन के हेड को कहते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, यानी कि अधीक्षक डाकघर। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज ऑफ अ फिक्सिशियस पोस्टेज स्टैम्प्स इज, यानी कि जो जाली डाक टिकट होती है, यानी कि एक तरीके से कहीं नकली डाक टिकट होती हैं, उनके बनाने को और उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति फिक्सिशियस पोस्टेज स्टैम्प्स को बनाता है या उनको यूज़ करता है तो उन्हें इंडियन पिनल कोड की जो धारा है 263A उसके तहत एक पनिशेबल ऑफेंस है, यानी कि उसके तहत सजा दी जा सकती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि एक पोस्ट बॉक्स और एक पोस्ट बैग दोनों के लिए
1 साल के लिए अगर कोई व्यक्ति उन्हें रेंट पर लेना चाहता है तो उन्हें कितना किराया पे करना होगा। तो एक पोस्ट बॉक्स और एक पोस्ट बैग दोनों को अगर कोई व्यक्ति 1 साल के लिए किराए पर लेना चाहता है तो उसके लिए उसे 250 रुपये पे करने होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अगर कोई व्यक्ति अकेले पोस्ट बॉक्स को 1 साल के लिए किराए पर लेना चाहता है तो उन्हें 150 रुपये देने होंगे। वहीं पोस्ट बैग को लेना चाहता है तो उसके लिए भी 150 रुपये देने होंगे। लेकिन संयुक्त रूप से लेना चाहते हैं तो उसके लिए 50 रुपये की छूट के साथ 250 रुपये उन्हें पे करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि वो लेटर जिन्हें पोस्ट बॉक्स के माध्यम से बांटा जाता है उन्हें क्या कहते हैं, यानी कि ऐसे कौन से लेटर्स हैं जिन्हें पोस्ट बॉक्स के माध्यम से बांटा जाता है। तो फुली प्रीपेड लेटर्स को ही पोस्ट बॉक्स के माध्यम से डिलीवर किया जाता है, यानी कि ऐसे लेटर जिनका पूर्ण भुगतान हो चुका हो और अग्रिम भुगतान हो चुका हो, यानी कि उनका पहले ही भुगतान किया जा चुका हो, फुली प्रीपेड लेटर्स को ही पोस्ट बॉक्स के माध्यम से भेजा जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के लिए कौन सा सब्सक्रिप्शन है वो होना ही चाहिए, यानी कि ऐसी कौन सी टैगलाइन है या ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, ऐसे कौन से शब्द हैं जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पर लिखे ही होने चाहिए। तो एक्चुअल में इस प्रश्न के लिए आंसर हो जाएगा बी और डी दोनों। ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस और ऑन सर्विस दोनों ही शब्द एक ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पर लिखे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग कंडीशन है। अगर कोई सरकारी व्यक्ति, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, सरकारी व्यक्ति है, सरकारी अधिकारी है और वो सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स को यूज़ करते हैं तो वो यूज़ करेंगे ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस शब्द को। अगर वही कोई व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है लेकिन वो सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स को यूज़ करने के हकदार हैं तो वो यूज़ करते हैं ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पर शब्द ऑन सर्विस को। तो इसलिए इस प्रश्न के लिए आंसर हो जाएगा बी एंड डी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि अगर कोई ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है या कोई ऑफिशियल पोस्टल पैकेट है और वो अनपेड है, यानी कि उसका भुगतान नहीं किया गया है, तो जब उसे डिलीवर किया जाएगा उस समय उनसे क्या वसूला जाएगा। तो एक ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल या पैकेट पर अगर उसका भुगतान नहीं हुआ है तो जितना रुपए उस पर बाकी है, यानी कि सिंगल डिफिशियंसी उनसे ली जाएगी। जितने रुपए बाकी होंगे उतने ही लिए जाएंगे। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंगल डिफिशियंसी ऑफ पोस्टेज इज चार्जेबल ऑन द डिलीवरी ऑफ अनपेड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल और पैकेट। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि द मेन ड्यूटी ऑफ लेटर बॉक्स पियोन इज, यानी कि जो लेटर बॉक्स पियोन होता है उसकी मुख्य ड्यूटी क्या है। तो उसकी मुख्य ड्यूटी होती है कि वो लेटर बॉक्स को क्लियर करे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल को इंलैंड पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजा जा सकता है। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है निषिद्ध वस्तुएं या ऐसे आर्टिकल जिन्हें ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शंस आर्टिकल्स को इंलैंड पोस्ट के माध्यम से ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि स्पीड पोस्ट के बल्क कस्टमर के लिए क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है, उस क्रेडिट फैसिलिटी को क्या कहते हैं। तो उस क्रेडिट फैसिलिटी को कहते हैं BNPL, यानी कि बुक नाउ पे लेटर, यानी कि अभी बुक कर दो और उसको बाद में भुगतान कर देंगे। बेसिकली एक बल्क कस्टमर अपने स्पीड पोस्ट को BNPL क्रेडिट फैसिलिटी के तहत बुक तो करवा लेते हैं, लेकिन उनका जो भी पैसा है वो बाद में बिल्स के माध्यम से पे करते हैं। और BNPL की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, तो BNPL की फुल फॉर्म है बुक नाउ
पे लेटर, यानी कि अभी बुक करो और बाद में भुगतान कर देना। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि एक एसबी अकाउंट को जो कि पोस्ट ऑफिस में खोलना है, सेविंग बैंक का अकाउंट, उसे कम से कम कितने रुपए से खोला जा सकता है। तो एक एसबी अकाउंट को मिनिमम 500 रुपये से खोला जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि अगर कोई डुप्लीकेट पासबुक इशू करनी हो पोस्ट ऑफिस की तो उसके लिए कितनी फीस देनी होती है। तो उसके लिए फीस देनी होती है 50 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और एक्चुअल में 50 रुपये प्लस जीएसटी पे करनी होती है, तो लगभग 59 रुपये उनको पे करने होते हैं डुप्लीकेट पासबुक इशू करवाने के लिए। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन होती है, पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन होती है या जो फ्रैंकिंग मशीन होती है वो कौन सी मशीन होती है। तो पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन को स्टाम्पिंग मशीन कहते हैं, जो कि स्टाम्प या छाप लगाने का काम करती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि अगर लाइसेंस इशू करना है फ्रैंकिंग मशीन के यूज़ करने के लिए तो उसकी परमिशन कौन देता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को फ्रैंकिंग मशीन यूज़ करनी है तो उसके संबंध में एक लाइसेंस लेना होता है, तो उस लाइसेंस को कौन ऑथराइज करता है, उसको ग्रांट कौन करता है। तो उसको ग्रांट करते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि मशीन फ्रैंक के जो आर्टिकल होते हैं, ऐसे आर्टिकल जिन्हें फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा फ्रैंक्ड किया जाता है उन्हें मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल कहते हैं। अगर ऐसे आर्टिकल्स को लेटर बॉक्स में पोस्ट कर देते हैं तो उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाता है। तो उनके साथ में व्यवहार किया जाता है अनपेड आर्टिकल्स के तरह से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि एक फ्रैंकिंग मशीन होती है, वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो उसमें वैल्यू डाई के साथ साथ में लाइसेंस डाई भी शामिल होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि अगर कोई व्यक्ति फ्रैंकिंग मशीन को लेना चाहता है, हायर करना चाहता है, तो उसके लिए उन्हें 5 साल के लिए कितनी लाइसेंस फी जमा करनी होती है। तो 5 साल के लिए उन्हें लाइसेंस फी जमा करनी होती है 375 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में है कि जनरल पोस्ट ऑफिस क्या होती है, यानी कि जीपीओ किसे कहते हैं। तो जीपीओ एक ऐसी फर्स्ट क्लास की हेड पोस्ट ऑफिस होती है जो कि सर्कल के हेडक्वार्टर से लगी होती है या वहाँ पर स्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर कि फर्स्ट क्लास की हेड पोस्ट ऑफिस जो कि सर्कल के हेडक्वार्टर से संबंधित हो या वहाँ से अटैच हो, से जीपीओ कहते हैं। और टोटल नंबर ऑफ जीपीओ है इंडिया में 24, क्योंकि सर्कल तो 23 हैं लेकिन 24 जीपीओ हैं। दिल्ली में 2 जीपीओ हैं, एक न्यू दिल्ली जीपीओ के नाम से है और दूसरा है दिल्ली जीपीओ के नाम से। इस तरीके से टोटल 24 जीपीओ इंडिया में है। क्वेश्चन नंबर 27 में है ईएसएमओ क्या है। तो ईएसएमओ की फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि आरएलओ का मतलब क्या है। तो आरएलओ का मीन्स होता है रिटर्न लेटर ऑफिस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि कैशबैक क्या है। तो कैशबैक एक अनयूजुअल बैक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि चेक स्लिप क्या है। तो चेक स्लिप एक लेवल है जो कि टॉप पर बंधा होता है, कहाँ पर, लेवल बंडल के ऊपर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के चेक स्लिप इज द लेवल टाइड ऑन द टॉप ऑफ द लेवल्ड बंडल। और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।